To Sell is Human, The Surprising Truth About Moving Others. Book by Daniel H. Pink. Introduction. जब आप सेल्स या बिक्री शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सूट में एक आदमी की तस्वीर है ना? क्या ये एक कार सेल्समैन, बीमा एजेंट या रियल एस्टेट एजेंट है? क्या आप उन्हें जोर जबरदस्ती करने वाले, अपनी बातें मनवाने वाले और परेशान करने वाले से जोड़कर देखते हैं? इस बुक में डैनियल पिंक चर्चा करेंगे कि कैसे हम सब लोग भी सेल्समैन जैसे ही हैं। आप सीखेंगे कि दूसरों को असरदार ढंग से कैसे मनाया जाए। आप अपने आइडियाज़ को सही तरीके से बेचना सीखेंगे। सेल्समैन का नया जन्म। अमेरिकी लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से 15 मिलियन अमेरिकी एम्प्लॉयज कुछ न कुछ बेच रहे हैं। उनमें से कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रियल एस्टेट एजेंट या कार डीलर जैसे काम करते हैं। आज इंटरनेट ने दुनिया को बहुत बदल दिया है, लेकिन तब भी आंकड़े वही हैं। हर 9 में से एक अमेरिकी आदमी सेल्समैन है। लेबर ब्यूरो ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि 2020 तक 2 मिलियन सेल्स जॉब्स होंगी। इस बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सेल्स में काम करने वालों के नंबर बढ़े। यूनाइटेड किंगडम में 30 मिलियन कामकाजी लोगों में से 3 मिलियन लोग सेल्स में लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हर 10 में से एक एम्प्लॉय सेल्स में काम कर रहा है। भारत और चाइना भी इसमें पीछे नहीं है। लाखों लोग मीडियम क्लास में जुड़ रहे हैं, इसलिए और ज्यादा सेल्समैन की मांग हो रही है। मैकिन्से एंड कंपनी ने भविष्यवाणी की कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 2020 में 300,000 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से हर कोई एक सेल्समैन है? हम जिन लोगों से रोज बात करते हैं, उनको मनाते हैं, समझाते हैं और अपने आइडियाज बेचते हैं। हम अपने बातों और कामों से दूसरों को मनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर को लीजिए जो एक मरीज को किसी नुस्खे के लिए राजी करता है। एक वकील जो फैसले पर जूरी को मना लेता है। या एक टीचर जो स्टूडेंट को क्लास में ध्यान लगाने के लिए मनाता है। इस बुक के ऑथर डैनियल पिंक ने एक स्टडी की ताकि पता कर सकें कि क्या हम सभी सेल्समैन हैं या नहीं। हम नॉन सेल्स सेलिंग में कितना वक्त और कोशिश लगा रहे हैं। नॉन सेल्स सेलिंग का मतलब है लोगों को समझाना, मनाना और लोगों को बदलना, लेकिन इसमें न किसी चीज को खरीदा गया हो और न ही बेचा गया हो। इस स्टडी का नाम था आप अपने काम पर क्या करते हैं। इस स्टडी में 7,000 फुल टाइम अमेरिकी वर्कर शामिल हैं। डैनियल पिंक को इस स्टडी से 2 बातें पता चली। नंबर 1, लोग अपने काम के 40% घंटे नॉन सेल्स सेलिंग पर खर्च करते हैं। ये बिना किसी चीज के खरीदे और बेचे ही सामने वाले को बदल देता है। नंबर 2, लोग कहते हैं कि नॉन सेल्स सेलिंग उनके प्रोफेशनल कामयाबी के लिए जरूरी है। इन पार्टिसिपेंट्स ने इस स्टडी को ईमेल से आमने सामने बात करके और मीटिंग करके भाग लिया। आप अपने काम पर क्या करते हैं? स्टडी में कुछ और बात भी सामने आई। हाँ, हर 9 में से एक अमेरिकी सेल्समैन है। लेकिन डेटा ये भी कहता है कि बाकी के 9 में से 8 अमेरिकी नॉन सेल्स सेलिंग में शामिल हैं। हम सभी भी सेल्स में हैं। हम दूसरे लोगों पर अपना असर डालते हैं और उन्हें मनाते हैं। हर कोई एक सेल्समैन बन सकता है। डोर टू डोर सेलिंग, मेल ऑर्डर से लेकर इंटरनेट तक के आंकड़े बताते हैं कि बेचना इंसान के अंदर ही होता है। एंटरप्रेन्योरशिप, इलास्टिसिटी और एडमेड पहले सेल्स वालों और नॉन सेल्स वाले लोगों के बीच फर्क साफ दिखाई देता था। कुछ लोग सामान बेचते थे और कुछ सामान बनाते थे। हर कोई इस अरेंजमेंट से खुश था। लेकिन आजकल एक बदलाव आया है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। हम खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं और उन्हें बेच भी रहे हैं। इसलिए एंटरप्रेन्योर भी एक सेल्समैन है। हमने पाया कि बड़े ऑपरेशन चलाने वाली कंपनियों को सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत है। हरेक की नौकरी की जिम्मेदारी को साफ साफ बांट दिया गया है। कंपनियों में स्पेशलाइजेशन होता है, जहां किसी एक पोजीशन के लिए उनका काम तय हुआ होता है। लेकिन स्टार्टअप और छोटे बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। वहां लोगों के हुनर बनते नहीं होते। वहां एंटरप्रेन्योर ही मार्केटिंग एजेंट, एडवर्टाइजर, सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर, ह्यूमन रिसोर्स और बाकी सब खुद ही होते हैं।
ये ब्रुकलिन ब्राइन की कहानी है। ये एक मालिक और 10 एम्प्लॉइज की कंपनी है। ये 14 अलग-अलग सब्जियों के अचार बनाते हैं, जिनका स्टोर बहुत ही हिट है। ब्रुकलिन ब्राइन के मालिक शामस जोन्स खुद को कैपिटलिस्ट नहीं मानते। वो पहले एक रेस्तरां में शेफ थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने चीज़ों को अपने तरीके से करना शुरू कर दिया। शामस ने अपने खाली वक्त में सब्जियों का अचार बनाना शुरू किया। उन्होंने इस काम को तब तक करना जारी रखा जब तक उनका ये छोटा सा प्रोजेक्ट फुल टाइम जॉब नहीं बन गया। ब्रुकलिन ब्राइन के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अब अमेरिका और एशिया के अलग-अलग रेस्तरां में किया जा रहा है। शामस अपना ज़्यादातर वक्त प्रोडक्ट और लोगों को मैनेज करने में खर्च करते हैं। वो हफ्ते के 7 दिन अपनी कंपनी की कहानी शेयर करने में, अलग-अलग रेस्तरां को अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मनाने में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने में और भी बहुत कुछ करने में इस्तेमाल करते हैं। जब शामस ब्रुकलिन में अपने स्टोर पर वापस आते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉइज का हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो कहते थे, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे एम्प्लॉय खुश रहें। मैं चाहता हूं कि वे एनर्जी और स्किल के साथ काम करें। शामस का कहना है कि वो पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए अपनी ईमानदार कंपनी के ईमानदार प्रोडक्ट को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक छोटे बिजनेस के मालिक के तौर पर शामस को सब कुछ करना चाहिए। इसमें दोनों सेल्स और नॉन सेल्स शामिल हैं। उन्हें एक ऑलराउंडर होना चाहिए। उनकी कामयाबी का राज है उनका लचीलापन। ब्रुकलिन ब्राइन पर उन्हें बहुत गर्व है। आइए इस लचीलेपन के बारे में और बातें करें। यहाँ उन कंपनियों की कहानियां हैं जिनके पास सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉय एक सेल्समैन ही होता है। इसके पीछे सोच ये है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ाएगा। एटलासियन एक सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज कंपनी है। ये सरकार और बिजनेस वालों को उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करने, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने और एम्प्लॉयज के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए पैकेज देता है। एटलासियन के 53 देशों में 12,000 कस्टमर्स हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और यूनाइटेड नेशंस मैन हैं। पिछले साल एटलासियन की कमाई $100 मिलियन था। ये बिना किसी एक भी सेल्समैन के हुआ था। माइक कैननब्रूक्स, सीईओ, का कहना है कि बात बहुत अजीब है, लेकिन एटलासियन में हर कोई एक सेल्समैन है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक होने वाला कस्टमर एटलासियन के प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए एटलासियन प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करता है। कस्टमर को कुछ सवाल करना हो तो वे सपोर्ट स्टाफ से पूछेंगे। एटलासियन एम्प्लॉइज जो सपोर्ट देते हैं, वे आम सेल्स वालों जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। वे लंबे कमिटमेंट के लिए कस्टमर को छूट या डिस्काउंट देने की बात नहीं करते। एटलासियन सपोर्ट एम्प्लॉइज सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझने में कस्टमर्स की मदद करते हैं। उन्हें भरोसा है कि उनके असिस्टेंस की क्वालिटी और वैल्यू ही लोगों को इतनी तसल्ली देने के लिए काफ़ी है कि वे उनका कस्टमर बन जाएंगे। यही बात एटलासियन इंजीनियरों के लिए भी लागू होता है। वे न सिर्फ एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बल्कि वे कस्टमर्स की ज़रूरतों को भी स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट्स को सबसे बेहतरीन ढंग से बनाया जा सकें। कैविट एम्प्टर से कैविट वेंडिटर तक। आइए हम पहले इन लैटिन शब्दों को सिंपल बनाते हैं। कैविट एम्प्टर का मतलब होता है खरीदार सावधान, जबकि कैविट वेंडिटर का मतलब होता है बेचने वाले सावधान। एग्जाम्पल के लिए, यूज्ड कारों के बिजनेस में ऐसा हमेशा लगता है कि खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले के पास जानकारी होता है। खरीदार खुद को अलग-थलग महसूस करता है। बेचने वाला पहले से इस्तेमाल हो चुके इन यूज्ड कार के बारे में सब कुछ नहीं बताते हैं। इस मामले में खरीदार सावधान रहें, यानी कैविटी एम्प्टर की बात आती है। लेकिन डैनियल पिंक ने कहा कि दुनिया अब बदल गई है। खरीदार अब ऑनलाइन जा सकता है और इस्तेमाल की गई कारों में भी वो खरीद सकता है जो उसे पसंद है। वो अब बेचने वाले यानी सेलर के बारे में रिसर्च कर सकता है और रिव्यू पढ़ सकता है। अगर किसी खरीदार यानी बायर का किसी सेलर से खरीदारी के बाद का एक्सपीरियंस बुरा रहा, तो वो इसके बारे में अपने फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग पर लिख सकता है।
अब आप देखिए कि बायर से अब सेलर को सावधान रहने तक कैसे बात बदल सकती है। सेलर को अपने वादे पूरे करने होते हैं, कस्टमर्स की तसल्ली का ध्यान रखना होता है और बायर के लिए वाकई में चिंता करना होता है। अगर नहीं, तो सेलर को नेगेटिव रिव्यू और खराब रेपुटेशन का सामना करना पड़ता है। ईमानदार सर्विस देने के अलावा कामयाब होने का कोई और तरीका नहीं है। पहले सेलर के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता था, अब हालात बदलकर ऐसे हो गए हैं जहां बायर के पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है और वे समझदार और ताकतवर बन गए हैं। बायर सावधान रहें और सेलर सावधान रहें, अब दोनों एक साथ हो सकता है। इस कहानी को सुनते हैं। एक शनिवार डैनियल पिंक ने यूज्ड कारों को बेचने वाले 2 स्टोरों का दौरा किया। उनमें से एक एसके मोटर्स, लैंगहम, मैरीलैंड में है। इसके मालिक स्टीव केम्प थे। स्टीव एक हंसमुख शख्स थे और एसके मोटर्स पुराने जमाने की जगह है। इसमें 50 यूज्ड कार रखे हुए थे। शनिवार की सुबह एक बाप बेटे की जोड़ी कुछ यूज्ड कार देखने आते हैं। बेटा निसान अल्टिमा खरीदना चाहता है। उसकी कीमत $16,500 है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो इसके बजाय फोर्ड एस्कॉर्ट का टेस्ट ड्राइव करता है। उसके बाद बेटा क्रेडिट एप्लीकेशन के लिए ऑफिस में जाता है। वहां ये पता चलता है कि एसके मोटर्स के पास सिर्फ 2 कंप्यूटर हैं। उनमें से एक स्टीव के ऑफिस में है। स्टीव को पता चला कि बेटे के पास पहले से ही कुछ कारें हैं जिनके पूरे पैसे वो दे नहीं पाया था। बेटे के पास पहले से ही एक कार थी जिसे एसके मोटर्स ने पैसे पूरे न देने की वजह से वापस ले ली थी। अब स्टीव उसे लोन का ऑफर देने के लिए तैयार थे। ऑफर था लोन 24% इंटरेस्ट रेट पर देना, लेकिन शर्त थी कि कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाएगा और $1,500 का डाउन पेमेंट भी देना होगा। बाप बेटे की वो जोड़ी इन शर्तों को मानने से इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। एसके मोटर्स उस दिन 2 यूज्ड कारों को 2 कस्टमर्स को बेच पाते हैं। बस शनिवार के लिए उनकी यही सेल्स थी। डैनियल पिंक ने कारमैक्स नाम के दूसरे यूज्ड कार की दुकान का दौरा किया। ये रॉकविल, मैरीलैंड में है। ये एसके मोटर्स से 30 मील दूर है। कारमैक्स में एसके मोटर्स के मुकाबले सेल्स के लिए ज्यादा कारें थे। यहां लोगों को दिखाने के लिए और उनके मनचाही कार खोजने में मदद करने के लिए अलग-अलग सेक्शन बने थे। कारमैक्स के मैन ऑफिस में 2 दर्जन डेस्क और 40 सेल्समैन थे। वो जगह कस्टमर्स से भरा हुआ था। लेकिन एसके मोटर्स और कारमैक्स के बीच का अंतर उसका साइज में अंतर नहीं है। ये शोर मचाने के बारे में भी नहीं है। दोनों में फर्क है इन्फॉर्मेशन का। एसके मोटर में कस्टमर्स ने आने से पहले कोई रिसर्च नहीं किया। वे वहां सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए आते हैं और मोल भाव करते हैं। लेकिन कारमैक्स में कस्टमर्स के पास सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। वे पहले से ही अपने घर पर किए हुए रिसर्च का प्रिंटआउट लेकर आते हैं। उनकी रिसर्च कीमत, कार की क्वालिटी और डील्स के बारे में होती है। दूसरे कस्टमर अपने फ़ोन या आईपैड से इसके बारे में पढ़ते हैं। कारमैक्स ने कस्टमर्स के इस्तेमाल के लिए कुछ कंप्यूटर भी रखे हुए हैं। कारमैक्स 1993 के आसपास से है और ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। ये हर साल 400,000 से ज्यादा कारें बेचता है, जिसमें $9 बिलियन से ज्यादा की कमाई है। ये बात एसके मोटर्स में अलग है। यहाँ बायर सावधान रहे प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, जबकि कारमैक्स का प्रिंसिपल है बायर सावधान और सेलर सावधान, दोनों बातें लागू होते हैं। कारमैक्स में कस्टमर सब कीमत को लेकर लड़ते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ सेल्स के लोग टाई नहीं बांधते। वे कंपनी के लोगो वाले पोलो शर्ट पहनते हैं। उनकी सैलरी कमीशन पर होता है, फिर चाहे वो सस्ती कार बेचे या महंगी, उन्हें उतने ही पैसे मिलते हैं। इसलिए कारमैक्स में सेल्स के लोग कस्टमर्स को कोई जबरदस्ती नहीं करते। वे हर कार के साथ गारंटी, वारंटी और सर्टिफिकेट देते हैं। कारमैक्स एक कामयाब कंपनी है क्योंकि वो कस्टमर्स को ईमानदार सर्विस और कीमती इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोनों बायर और सेलर के पास जरूरी इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए दोनों साइड को तसल्ली मिलती है। अट्यूनमेंट। क्या अब आपको भरोसा हो गया है कि हम सब सेल्स में हैं?
क्या आप नॉन सेल्स बिक्री में भरोसा करते हैं? याद है, इसका मतलब है बिना किसी सामान के बेचे ही दूसरों पर अपना असर डालना, उन्हें राजी करना, समझाना और मनाना। अगर बेचने का हुनर इंसान के अंदर ही है, तो आप लोगों को कैसे बदलेंगे? आप एक भीड़ पर कैसे असर डाल सकते हैं? डैनियल पिंक के हिसाब से 3 कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हैं अट्यूनमेंट, बॉयंसी और क्लैरिटी। आप उन्हें ABC कह सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अट्यूनमेंट से। अट्यूनमेंट का मतलब है दूसरे लोगों के साथ तालमेल। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत शुरू करना। हर सोशल मूवमेंट, रोमांटिक रिश्ते, कामयाब बिजनेस की शुरुआत एक बातचीत से शुरू होता है। आमने सामने बात करने से हमें दूसरे इंसान से जुड़ने में और उन्हें समझने में मदद मिलती है। जब आप किसी से पहली बार बात करना चाहते हैं, तो आपको ये मालूम नहीं होता कि आपको कहना क्या है। आप उस शख्स को कैसे आपके साथ कंफर्टेबल और ओपन बना सकते हैं। जिम कॉलिंस के पास एक बढ़िया सुझाव है। वे सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक गुड टू ग्रेट के ऑथर हैं। जिम बातचीत शुरू करने के लिए कहते हैं, आप कहाँ से हैं? अब सामने वाला इस सवाल का कई तरीकों से जवाब दे सकता है। वो अपने अतीत के बारे में ऐसा कह सकता है, जैसे मैं बर्लिन में बड़ा हुआ हूँ, या उस कंपनी के बारे में बात कर सकता है जहां वो काम करता है, जैसे कि मैं चिबा कोग्यो बैंक से हूँ। लोग अक्सर किसी पार्टी में या किसी से मिलने पर सवाल पूछते हैं, आप क्या करते हैं? आप देखेंगे कि कोई इस सवाल से कैसे बेचैन हो जाता है। क्या होगा अगर वो शख्स नौकरी से खुश नहीं है या फिर अभी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? क्या पता उसे डर है कि सामने वाला उसके बारे में न जाने क्या राय बनाए। इसलिए जिम कॉलिंस कहना पसंद करते हैं, आप कहाँ से हैं? आप भी इसी बात से बातचीत शुरू कर सकते हैं। ये सवाल लोगों को और भी दूसरे चीजों के बारे में खुलकर बात करने के लिए मनवाता है। अट्यूनमेंट प्रैक्टिस का एक और तरीका है स्ट्रेटेजिक मिमिक्री की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। इसका आसान मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, उसके बातों और एक्शन को कॉपी करना। सबसे पहला कदम है ध्यान से देखना। अगला क्या कर रहा है? कैसे बैठता है? क्या उसने पैर क्रॉस किए हैं? क्या वो पीछे झुका हुआ है? क्या वो तेज बोलता है या धीमा? वो कौन से शब्द बार बार बोलता है? अगला कदम है इंतजार करना। वो शख्स जिस तरह बात करता है और जो भी करता है, उसे कॉपी कीजिए। लेकिन अपनी मिमिक्री में नेचुरल रहिए ताकि वो शख्स खुश हो और नाराज न हो। क्या होगा अगर आप जिस शख्स के अट्यूनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर कमरे में नहीं हो तो? क्या होगा अगर वे आपके ऑडियंस या कस्टमर हैं? आपके लिए जेफ बेजोस खुद टिप्स लेकर आए हैं। वो अमेज़न के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यहाँ जेफ के कामयाबी के राज के बारे में बातें करेंगे। अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग में जेफ बेजोस हमेशा एक खाली चेयर रखने के लिए कहते हैं। वो चेयर अमेज़न कस्टमर्स के नाम का रखा जाता है, जिनकी वैल्यू वहाँ सबसे ज्यादा है। ये अट्यूनमेंट टिप है जिसे पुल अप चेयर कहा जाता है। खाली चेयर सिएटल में अमेज़न के हेडक्वार्टर्स में एक बहुत बड़ी बात है। इस चेयर को देखकर वहाँ कस्टमर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। आप भी अपने कस्टमर्स, स्टूडेंट्स, ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए यही पुल अप चेयर टेक्निक का यूज कीजिए। बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब है तैरना, हंसमुख होना, केयरफ्री होना, लचीला होना। दूसरों पर असर डालने के लिए ये एक जरूरी कदम है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे इस बॉयंसी को अपना सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर को कुछ बेचने या किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे आप अपने बच्चे को दांत ब्रश करना सिखा रहे हों या अपने फैमिली के साथ रात के खाने का प्लान बना रहे हों, इन सबको नॉन सेल्स सेलिंग कहते हैं। इनमें आप अपने विचारों को दूसरे लोगों को बेच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब होंगे। बॉयंसी नंबर 1 का टिप है इंटेरोगेटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब है खुद से जब बात करें तो सिर्फ ऐसे सवाल करें जैसे क्या मैं इन लोगों को बदल सकता हूँ। ये डिक्लैरेटिव सेल्फ टॉक से अलग है क्योंकि इसमें आप किसी बात को कहने के बजाय सवाल करते हैं।
क्या मैं इन लोगों को बदल सकता हूँ? पूछने पर आपको इन सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। अपने आप से कहिए, हाँ, आप लोगों को बदल सकते हैं। 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि आप ऐसा क्यों और कैसे कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगी। दूसरा बॉयंसी टिप है, ग्लास को आधा भरा हुआ देखना। हर दिन आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप नाकाम भी हो सकते हैं। आप इस नाकामी से भाग नहीं सकते, लेकिन इससे आप अपने परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए और उन कारणों के बारे में सोचिए जिनके कारण आपको ना सुनना पड़ा। अपनी नाकामी को ध्यान में रखते हुए खुद से पूछिए, क्या ये परमानेंट है? क्या ये पर्सनल है? यहाँ सही जवाब है, नहीं, मैं आज ढीला पड़ गया था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। नहीं, वैसे हर कोई बुरा नहीं होता, वो आदमी ही बेकार था। नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा था, क्लाइंट ने पर्सनल कारणों के वजह से इनकार कर दिया होगा। आपको ये सोचना होगा कि बुरी घटनाएं टेम्पररी होते हैं, ये गुजर ही जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसी घटना फिर से हो या हर शख्स वैसा ही निकले। ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम आपके बारे में नहीं है। अगर आप हर दिन खुद को ये याद दिलाएंगे तो आप किसी भी चुनौती या प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगली बॉयंसी की टिप को एन्यूमरेट एंड एम्ब्रेस स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आपको जितने भी नाकामी मिले हैं, उसे गिनिए। एक हफ्ते में आपको जितने ना सुनने को मिले, उसकी लिस्ट बनाकर एक नोटबुक में या अपने फ़ोन में संभाल कर रखें। हफ्ते के आखिर में इस लिस्ट को देखकर आपको हैरानी होगी कि आपको दूसरों से कितने ना मिले हैं। लेकिन क्या आपको एक बात का एहसास है? आप अभी भी यहाँ हो, आप अभी भी जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। जे गोल्डबर्ग की इस कहानी को सुनिए। वो बर्गिनो बेसबॉल क्लब हाउस के फाउंडर हैं। ये न्यूयॉर्क का एक आर्ट गैलरी और मेमोरेबिलिया स्टोर है। जे एक मशहूर पॉलिटिकल कंसल्टेंट के लिए काम करते थे, लेकिन वो असल में मेजर लीग बेसबॉल के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए जे ने मेजर लीग की सभी 26 टीमों को लेटर भेजा जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की नौकरी, इंटरव्यू या इंटर्नशिप के बारे में पूछा। इनमें से 25 टीमों ने उन्हें इनकार लेटर भेजा। ध्यान दीजिए कि एक टीम न्यूयॉर्क यांकीज ने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। जे गोल्डबर्ग ने हार नहीं मानी। वो अभी भी मेजर लीग बेसबॉल की दुनिया में काम करना चाहते थे। 1990 के दशक तक जे ने अपनी स्पोर्ट्स एजेंसी शुरू की। उन्होंने अपने ऑफिस की दीवार पर उन सभी लेटर्स को टांगा जिसमें उन्हें इनकार किया गया था। उन्होंने ऐसा सबके ना को स्वीकार करने के लिए किया था। ये लेटर्स हमेशा कोशिश करते रहने की हिम्मत देते थे। जे का मानना है कि कामयाबी इस बात पर मिलती है कि आप अपनी जिंदगी की नाकामियों को कैसे देखते हैं। क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है सिंपल, क्लियर, सटीक, जागना और होंच-पोंच से निकलकर अपना रास्ता बनाना। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा बच्चा हर वक्त क्यों पूछता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने आसपास की बड़ी दुनिया के बारे में अपनी समझ बना रहा होता है। और ये उस बच्चे के बड़ों का काम है कि वे उसे क्लैरिटी ढूंढने में मदद करें। आइडियो एक अवार्ड विनिंग डिज़ाइन और इनोवेशन कंपनी है जिसकी शुरुआत डेविड केली ने की थी। वो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस नाम के बुक के ऑथर भी हैं। आइडियो के एम्प्लॉयज डिज़ाइन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को हल करते वक्त 5 वाइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बच्चे सवाल पूछते हैं। वे 5 बार क्यों पूछते हैं और जब तक उन्हें उसके जवाब से तसल्ली नहीं मिलती, वे गहराई में जांच करते जाते हैं। या फिर जब तक उनके पास उनके प्रॉब्लम का जवाब नहीं मिल जाता। आइडियो का कहना है कि 5 वाइज छिपे हुई प्रॉब्लम को भी बाहर लाता है, जैसे कि बिहेवियर या आदत और उसके कारण होने वाले प्रॉब्लम। क्लैरिटी ढूंढने में 5 वाइज एक असरदार तरीका साबित होता है। यहाँ एक और टेक्निक है। इसे 1% कहते हैं। डैनियल पिंक ने लॉ स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोर्स किया। उनके प्रोफेसर का नाम हैरोल्ड को है। उन्हें अपने कोर्स के बारे में कुछ याद नहीं था सिवाय प्रोफेसर के बताई गई इस एक टेक्निक को छोड़कर। इस टेक्निक को 1% कहते हैं।
अगर कोई कानूनी पढ़ाई या कोई भी टॉपिक मुश्किल लगता है तो उस 1% पर ही अपना फोकस रखिए जो उस टॉपिक का सार है, उसका निचोड़ है। जब आपके पास वो 1% सार होगा तो आपको बाकी के 99% की याद आ जाएगी। यही 1% अच्छे वकीलों और इन्फ्लुएंसर्स की कामयाबी का राज है। अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं या अपने बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सवाल पूछिए कि यहाँ 1% क्या है। उसके जवाब में ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसी से आप किसी को भी मना सकते हैं और अपना आइडिया बेच सकते हैं। कंक्लूजन। आपने सीखा कि हम सब एक सेल्समैन हैं। यहाँ तक कि अगर कोई खरीदारी शामिल न हो तो भी हमारा जिन लोगों से रोज सामना होता है उन्हें हम अपने विचारों को बेचते हैं। आपने एंटरप्रेन्योरशिप और इलास्टिसिटी के बारे में सीखा। छोटे बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर भी एक सेल्समैन है। कुछ कंपनियों में सेल्स डिपार्टमेंट के न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के कस्टमर सपोर्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सर्विस से कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि कंपनी कस्टमर्स को कितना ईमानदार सर्विस दे सकते हैं। आपने बायर सावधान और सेलर सावधान दोनों के बारे में भी सीखा। एक बिजनेस के कामयाबी के लिए बायर और सेलर दोनों के पास जानकारी होनी चाहिए। आखिर में आपने दूसरों को बदलने के ABC के बारे में सीखा। ये हैं अट्यूनमेंट, बॉयंसी और क्लैरिटी। अब आप जानते हैं कि आप दूसरे लोगों को कैसे राजी कर सकते हैं, मना सकते हैं, उन पर असर डाल सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। आप अपने फैमिली, दोस्तों, कलीग्स के लिए इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भरोसा कीजिए कि आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि कोई भी सेल्समैन बन सकता है।